ओके, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन के बारे में। आप जानते हैं कि जीवधारी अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में जनन कहते हैं। जो जीवधारी जो नई संतति होती है, नए बनने वाले बच्चों को संतति कहते हैं, और जिनके द्वारा संतति उत्पन्न की जाती है उन्हें पेरेंट्स या जनक कहा जाता है। लेकिन ये सब चीज जानने से पहले हमको कुछ जीवों के बारे में बहुत सामान्य से जानकारी के बारे में बातचीत करेंगे। पहला टॉपिक है लाइफ स्पान क्या होता है, जीवन काल। लाइफ स्पान कहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को लाइफ स्पान कहते हैं। अलग अलग जीवों में ये लाइफ स्पान अलग अलग होता है। मोस्टली हम जो सामान्य जीवों को अपने आसपास देखते हैं उनमें जो लाइफ स्पान है, आम का लाइफ स्पान 200 वर्ष है, पीपल का लगभग 2500 वर्ष तक पीपल का पेड़ जीवित रहता है, हाथी 75 वर्ष तक, गुलाब 10 वर्ष तक, कुत्ते 15 से 16 वर्ष तक कुत्ते का जीवन काल होता है, तितली का 1 से 2 हफ्ते तक इसका जीवन काल होता है, कौवे का 15 वर्ष तक, केले का 25 वर्ष तक। इसमें जो इंटरेस्टेड चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो तोता होता है, तोता और कौवा लगभग संरचनात्मक रूप से एक समान होते हैं, किंतु कौवे का जो जीवन काल है, लाइफ स्पान है, वो होता है केवल 15 वर्ष, और तोते का लाइफ स्पान होता है 140 वर्ष। कछुए का लाइफ स्पान 100 से 150 वर्ष, और गाय का लगभग 26 वर्ष लाइफ स्पान होता है। सामान्यतः अगर आप देखेंगे आपके आसपास अन्य जो जीव हैं, जैसे घोड़ा है, उसका लाइफ स्पान होता है 50 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, और बरगद का जो पेड़ है उसका लगभग 300 से लेकर के 500 वर्ष तक की जीवन अवधि होती है। इसको लाइफ स्पान कहते हैं। लाइफ स्पान के अलावा जो महत्वपूर्ण चीज हमें जानने लायक है कि हम ये जो रिप्रोडक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इस रिप्रोडक्शन का, प्रजनन का क्या महत्व है, मतलब फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, या हम उसको कह सकते हैं प्रजनन के कार्य। एक तो फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन के कार्य। क्या क्या कार्य होता है प्रजनन से? एक तो सबसे पहले कि एक तो इनका जीवों का अस्तित्व, जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो जीव का लाइफ स्पान पूरा हो जाएगा, और लाइफ स्पान पूरे होने के बाद जीव डेथ हो जाएगी उसकी, और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि प्रजनन होगा तो नए जीव का जन्म होगा, जन्म के बाद उसकी अवस्थाएं होगी, और अवस्थाओं के बाद फिर उसकी जरावस्था आएगी। तब तक जो है, जब उसका जन्म काल शुरू होगा, वो नए जीवों की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से उनका अस्तित्व बना रहता है। दूसरा जो है कि जो वाइटल कैपेसिटी ऑफ द स्पीसीज, जाति की जीवन क्षमता है, यह प्रजनन से बनी रहती है, जीवन क्षमता। तीसरा जो बिंदु है वह है कि वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। प्रजनन के कारण से पीढ़ियों में नित्य प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिससे नई जातियों का विकास होता है। तो ये प्रजनन से जो है विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वेरिएशन उत्पन्न होता है। जातियों में जो एक प्रकार का जो जनन का महत्व है कि प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक पीढ़ी के द्वारा, एक जनरेशन के द्वारा दूसरे जनरेशन को रिप्लेस किया जाता है। इससे जीवों में कई प्रकार के जो नियमन है, जनसंख्या का नियमन है, वो बना हुआ रहता है। ये तो प्रजनन के कार्य हो गए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ, जनरली आप देखेंगे रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन और इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। अगर आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक के द्वारा नई जाति के नए जीव की उत्पत्ति होती है और लैंगिक जनन में दो जनकों का होना आवश्यक होता है। दो जनकों में दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है और दोनों युग्मकों से का आपस में संलयन होकर के जाइगोट बनता है, जाइगोट से नया एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके द्वारा हाफ क्रोमोसोम्स एक पेरेंट से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम्स दूसरे पेरेंट से आते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि यहाँ पर वेरिएशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस ऑफ द वेरिएशंस इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात बनने वाली जो संतति होती है वो क्लोन भी कहलाती है। क्लोन इसलिए कहला जाती है कि उनकी जो आनुवांशिकी और संरचना होती है वो जिन पौधों से उनकी उत्पत्ति होती है, जिन जीवों से उनकी उत्पत्ति होती है, उनके समान होती है। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि एक नंबर का प्रश्न आता है कि क्लोन किसे कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि क्लोन किसे कहते हैं, ये आप नोट कर लेंगे कि आकारिक एवं आनुवंशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। और ये क्लोन बनते हैं ड्यू टू ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से। अब हम ये देखते हैं कि ए सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन किन किन जीवों में होता है और कैसे कैसे होता है। इसको आप नोट कर लेंगे कि क्लोन किसे कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न सामान्यतः बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। ओके, अभी हम बात करते हैं कि अलैंगिक प्रकार के जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, सबसे पहला प्रकार, अब ये तो आपको स्मरण होगा कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही पेरेंट्स के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। दैट इज कॉल्ड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जीवों को अभी मैंने बताया क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और क्लोन क्या होते हैं, आकारिक और आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं। ओके, अभी सबसे पहला जो प्रकार है आपका उसको कहते हैं विखंडन। पहला है विखंडन। ये विखंडन जब जीव किसी भी कारण से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग स्वतंत्र रूप से नए जीव के रूप में विकसित होता है तो उसे कहते हैं विखंडन। विखंडन देखेंगे आप तो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका द्विविखंडन, एक होगा आपका द्विविखंडन जिसका उदाहरण है आपका अमीबा, और दूसरा है आपका बहुखंडन या बहुविखंडन। क्या कहेंगे इसको, बहुखंडन या बहुविखंडन। इसका जो उदाहरण है प्लाज्मोडियम। अमीबा में जो द्विविखंडन होता है कि सामान्यतः अमीबा दो भागों में बढ़ जाता है। अमीबा में मान लीजिए ये कोई अमीबा है और तो अमीबा की यहाँ पर क्या बन जाएगी, खांच बननी शुरू हो जाएगी, ग्रॉब बननी शुरू हो जाएगी। और ये ग्रॉब इस प्रकार से जो है
धीरे धीरे आपस में मिल जाती है, और मिलने के पश्चात क्या होता है कि इसका जो जीव, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी लगभग 2 भागों में बढ़ जाता है, और लास्ट में ये दोनों जीव जो है, जो एक खांच है, एक ग्रोव है, ये ग्रोव आपस में मिल जाती है, और उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इसे कहते हैं द्विविखंडन, मतलब एक अमीबा से 2 अमीबा का बनना, और प्रत्येक जो विखंडित होने के बाद प्रत्येक जो अमीबा है वो एक स्वतंत्र जीव के रूप में विकसित होता है। एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि अमीबा को अमर जीव भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि जैसे जितने भी भागों में इसका शरीर का किन्हीं भी कारणों से विखंडन होता है, प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। ठीक उसी प्रकार से प्लाज्मोडियम में शरीर का जितने भी खंडों में शरीर का विभाजन होता है, उतने खंडों से नए जीव की उत्पत्ति होती है। दूसरा है आपका मुकुलन। नंबर 2 है मुकुलन। मुकुलन, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं बडिंग। बडिंग बडिंग सामान्यतः जो है आप देखेंगे कि बड का मतलब होता है कली निकलना। तो जिस प्रकार से पेड़ पौधों वनस्पतियों में कली निकलती है, लेकिन वो उसी का भाग होती है। कली निकलने के बाद जो कली होती है वो मुख्यतः पौधे के शरीर का एक भाग होती है, लेकिन इन जीवधारियों में जिनमें बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उसमें प्रत्येक बड से जब वो अपने मूल जीव से अलग हो जाती है, तो वो जो बड है वो बड नई जीव के रूप में विकसित हो जाती है। उसको कहते हैं बडिंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए आप बडिंग में कि एक्सटर्नल बडिंग होती है, और जैसे हाइड्रा में होती है बाह्य मुकुलन। हाइड्रा आपने देखा है, हाइड्रा में जैसे जो है बाह्य मुकुलन ये होता है हाइड्रा में। हाइड्रा में जो बड होती है, उस बड से, मान लीजिए ये हाइड्रा है आपका, देखेंगे आप ऐसे इस प्रकार की आकृति होती है, और ये हाइड्रा की बड है, और ये बड सेपरेट होकर के नए हाइड्रा के रूप में डेवलप हो जाती है, तो इसे कहते हैं बडिंग। ये हो गया आपका एक्सटर्नल बडिंग, शरीर के बाहर बड निकली और वो बड जो है क्या हो गया, नए जीव के रूप में विकसित हो गई, उसे कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग। और दूसरा है आपका आंतरिक बडिंग, मतलब उसे कहेंगे आंतरिक इंटरनल बडिंग या आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन जैसे ये जो आंतरिक मुकुलन है, इसका प्रमुख उदाहरण है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा के जो जैम्यूल्स होते हैं उन्हें स्पॉन्जिला है जैसे, तो स्पॉन्जिला के जैम्यूल्स, शरीर के अंदर जैम्यूल्स बनते हैं, और प्रत्येक जैम्यूल से एक नए जीव का निर्माण होता है, तो इसको कहते हैं हम आप इंटरनल बडिंग। तीसरा जो प्रकार का जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको बोलते हैं खंडन। विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, और तीसरा हो गया खंडन। खंडन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट का मतलब टूट जाना। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जनक कोशिका जो है किसी भी बाह्य दबाव के कारण से टूट जाती है और बहुत सारे टुकड़ों में बन जाती है, और प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव का विकास होता है, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके। और मोस्ट एंड इंपोर्टेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि शरीर के किसी भी अंग के द्वारा नए जीव के बनने को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये आप सामान्य भी अपने पर्यावरण में, अपने वातावरण में देखते हैं कि कई प्रकार से जीवों के या पेड़ पौधों के शरीर से नए जीवों का विकास होता है, उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इस विधि में पौधे के किसी भी भाग से, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो या कली हो, उससे जब नए जीव का निर्माण होता है तो दैट्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रोल अदा करती है जड़ों के द्वारा, बाय रूट। और कौन कौन सी जड़ें ऐसी हैं जिन जड़ों के द्वारा नए पौधे बनते हैं? तो जैसे आपका उदाहरण के लिए आप ले लें कि कुछ ऐसी होती है मांसल जड़ें होती हैं, जैसे अमरूद की है या शीशम की है। उन मांसल जड़ों के ऊपर कुछ एडवांटेज कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और उन कलिकाओं से नया पौधा बन जाता है। तो इसका उदाहरण है आपका शीशम और अमरूद। शीशम और अमरूद की जड़ों में, अमरूद एक टैप रूट सिस्टम होता है। इसमें आप जानते हैं कि टैप रूट सिस्टम का मतलब होता है मूसला जड़ें होती है, लेकिन मूसला जड़ों के ऊपर कुछ एडवांटियस टाइप ऑफ बर्ड्स ग्रो हो जाती है और वो बर्ड्स जर्मिनेट होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। तो ये आपका जो है क्या हो गया, जैसे शीशम और अमरूद हो गया। ये तो रूट से कैसे करके जो है वेजिटेटिव टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक और उदाहरण है इसका, मीठा आलू है या सतावर है। दूसरा है आपका अंडरग्राउंड स्टीम, भूमिगत तने। नंबर 1 जड़ें, नंबर 2 है भूमिगत तने। भूमिगत तने, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में जो भूमिगत तने हैं उसमें अलग अलग प्रकार के भूमिगत तने होते हैं जो कायिक प्रवर्धन में के द्वारा नए जीवों को का निर्माण करते हैं। उसमें सबसे पहले है आपका स्टीम ट्यूबर, तनाकंद। इस तनाकंद, इसको कंद बोलते हैं। कंद क्या होता है? आलू। आलू बेसिकली क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, और अंडरग्राउंड स्टेम में भी क्या है? कंद है। और आलू में एक आपने देखा होगा कि जो आलू के एक कुछ बर्ड्स पाई जाती है जिसको हम आंख कहते हैं, सामान्य भाषा में आंख कहते हैं। उन आंखों से एक नए पौधे का निर्माण होता है, उससे कलिकाएं प्रस्फुटित होती है और उसे नया आलू का पौधे का निर्माण होता है। दूसरा है आपका बल्ब। बल्ब का उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि लहसुन और प्याज क्या होती है? बल्ब होती है। और इसके अंदर जो है, इसके जो बल्ब है वो कलिकाएं के रूप में प्रस्फुटित होकर के नए पौधे को जन्म देती है। तो दूसरा हो गया आपका बल्ब, लहसुन और प्याज, ये बल्ब हो गई। तीसरा घनकंद। घनकंद में कुछ क्या होती हैं, जैसे जमीकंद है, कुछ वृत्ताकार गांठें होती है, फूल जाता है तना जो है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो फूल जाता है और इसमें कुछ गांठें बन जाती है और इन गांठों पर कुछ कलिकाएं पाई जाती है जो नए पौधों को जन्म देती है। तो घनकंद का इसका उदाहरण है जमीकंद। नंबर 4 देखेंगे आप कि प्रकंद, प्रकंद या राइजोम। प्रकंद का उदाहरण है जैसे अदरक, हल्दी। अदरक और हल्दी में क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों के लिए इसमें भोजन इकट्ठा होता है। ये ऐसे तने होते हैं जिनमें पेड़ पौधे अपना भोजन, संचित भोजन इकट्ठा करते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर वायवीय तनों के लिए इनमें कुछ कलिकाएं निकल जाती है और इन्हीं कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। इसका एक और उदाहरण है प्रकंद का। एक तो अदरक हो गया, हल्दी हो गई और केला हो गया। और जो
कुछ ऐसे तने होते हैं जो अंतर्भूस्थारी होते हैं, मतलब सकस होते हैं। सकस का मतलब है कि ये इनकी जो पतली भूमिगत शाखाएं होती है और उन भूमिगत शाखाओं का विकास वायवीय तने के रूप में हो जाता है। ये कुछ दूरी तक भूमि के अंदर वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद जो भाग वायु में आ जाता है उससे एक नए पौधे का विकास होता है। इस प्रकार के तने को बोलते हैं अंतर्भूस्थारी। अंतर्भूस्थारी। जैसे इसका उदाहरण है आपका अंतर्भूस्थारी का पुदीना। पुदीना आप लोगों ने देखा होगा कि पुदीना का तना कुछ दूरी तक भूमि के अंदर जाता है, जहां से वायवीय स्पेस मिलता है वहां से जर्मिनेट होकर के नया पौधा या वायवीय तना उसका बन जाता है। ठीक है। विसर्पी तने, क्रीपिंग तने, मतलब कुछ तने ऐसे होते हैं जो क्रीप करके मतलब चढ़ते हैं, क्रीपिंग करते हैं, इनको भूस्थारी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विसर्पी तने बोलते हैं, क्रीपिंग स्टेम बोलते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। विसर्पी तने, क्रीपिंग स्टेम यस, अंतर्भूस्थारी या विसर्पी तने, क्रीपिंग स्टेम जो होते हैं ये ऊपरी भूस्थारी और भूस्थारी। ऊपरी भूस्थारी में आ गया घास, जो ऊपर भूमि के ऊपर ही रहते हैं, ऊपरी भूस्थारी हो गया। और प्रत्येक कुछ बंडल के रूप में इनके वायवीय तनों का और गुच्छों का विकास होता है। दूसरा भूस्थारी हो गया, स्टोलन्स हो गए हैं। ये तने ऐसे होते हैं कि इनकी गांठों पर कुछ अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, और उन अपस्थानिक जड़ों से जो क्या करती हैं, वो अपस्थानिक जड़ें प्रत्येक से एक नए पौधे का विकास होता है। और भूस्थारी हो गए जैसे आपके तीसरे प्रकार का जो भूस्थारी है, ये केवल एक इंटरनोड वाले ऊपरी भूस्थारी तने होते हैं, जैसे जलकुंभी वगैरह में। और चौथा है वायवीय तनों के द्वारा। अब अगले प्रकार का यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, ये भूमिगत तने हैं जिनके द्वारा जो है क्या होता है, वेजिटेटिव टाइप, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ये भूमिगत तने हैं, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नंबर 3 वायवीय तने। इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है नागफनी। आपने देखा होगा नागफनी एक ज़ीरोफाइट प्लांट है, जो कि ऐसे जगह पाया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। इसकी पत्तियां कांटों के रूप में चेंज हो जाती है और तना जो है इसका मांसल हो जाता है। इसका तना जहां भी टूट कर गिर जाता है, वो तना जर्मिनेट होकर के नया एक पौधा बनाता है। तो वायवीय तने भी जो है क्या करते हैं, जो पर्ण का स्तंभ है इसका, वो भी नए पौधे का निर्माण करता है। ये भी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। और पत्तियां नंबर 5, ये नंबर 4 था। नंबर 5 पत्तियां। पत्तियों में एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस, एक नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस में पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो एक सबसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक उदाहरण दे रखा है, वो है आपका ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम आप देख भी सकते हैं किताब खोल करके। ब्रायोफिलम की पत्तियों का चित्र बना रखा आपकी एनसीईआरटी में, और उसमें दिखा भी रखा है कि ब्रायोफिलम की पत्तियों में से जितनी भी ग्रॉफ हैं, जितनी भी खांचे हैं, प्रत्येक खांच से एक नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इसे कहते हैं पत्तियों के द्वारा वेजिटेटिव टाइप ऑफ प्रोपोगेशन। इस जो अंतिम है नंबर 6, वो है पत्रकंद के द्वारा। पत्रकंद में की कुछ मांसल कलियां हैं, जैसे ऑक्सालिस है, खट्टी बुट्टी होती है। खट्टी बुट्टी में पत्रकंद के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ये आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक टॉपिक हो गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको आपके साथ साझा करनी बहुत जरूरी है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि बंगाल का आतंक किस पौधे को कहते हैं। बंगाल का आतंक किस पौधे को कहते हैं? इसका उत्तर है बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। शुरू में क्यों कहते हैं इसको बंगाल का आतंक, कि शुरू में क्या किया कि बंगाल में इस जलकुंभी को जलीय उसमें तालाबों में
उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसके फूलों के रूप में इसको लगाया गया बंगाल का। लेकिन ये इस पौधे की एक विशेषता होती है कि वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, और एटलीस्ट आजकल वर्तमान समय में वो इसके रूप में एक प्रकार का जिसको बोलते हैं जलीय वीड्स, जलीय खरपतवार के रूप में विकसित हो गया। इसलिए इसको बंगाल का आतंक इसलिए कहते हैं कि जब ये तालाबों में या जितने भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज में जब ये डेवलप करता है तो ये पूरे सरफेस एरिया को कवर कर लेता है। ड्यू टू द कवरिंग ऑफ सरफेस एरिया वहां पर ऑक्सीजन, उसके जल की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है, और परिणाम स्वरूप जलीय जीवों के लिए, जलीय जंतुओं के लिए, जलीय वनस्पतियों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जलीय जीव मरने शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि इसको इसलिए लगाया गया था कि वाटर बॉडीज को बहुत सुंदर बनाने, क्योंकि बहुत अच्छे फूल खिलते हैं इसमें, लेकिन ये इतना तेजी से बढ़ा है कि आज इसको बंगाल के आतंक के रूप में जाना जाता है। इसका नाम क्या बताया मैंने आपको? जलकुंभी, जलकुंभी। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ प्रश्न उत्तरी कर लेते हैं कि जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए होमवर्क भी है। आपकी कॉपी में मैं देखूंगा, जब मैं स्कूल आऊंगा तो मैं आपकी कॉपी में इसको चेक करूंगा। पहला है क्लोन किसे कहते हैं? मैं लिख लेता हूं, बहुत जल्दी लिख लेता हूं, क्योंकि वो जो है क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन किसे कहते हैं? मैंने अभी पहले बताया आकारिक और आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, अवश्य रूप से आप इसको ध्यान देंगे। दूसरा जो प्रश्न बनता है यहां से, चूंकि इस चैप्टर से लगभग 1 और 2 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी आप इसको तैयार करेंगे। दूसरा है आपका कि जीवन अवधि किसे कहते हैं? लाइफ स्पान, जीवन अवधि, जीवन अवधि, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान किसे कहते हैं? जन्म से लेकर के मृत्यु तक की समय अवधि को, जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवधि को लाइफ स्पान कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तोते का जीवन काल कितने साल का है, आप देखिए, हाथी का कितने साल का है, आम का कितने साल का है, पौधों में से सबसे ज्यादा किसका है, पीपल का कितने साल का है। तो ये इसको बोलते हैं लाइफ स्पान या जीवन अवधि। जनन किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए कि जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, क्या जवाब देंगे? जनन किसे कहते हैं? जीवों द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अपने समान जीव उत्पन्न करने को जनन कहते हैं। और जनन में 2 चीजें बताई मैंने, जिनके द्वारा उत्पन्न होते, बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? पेरेंट्स, पेरेंट्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं संतति, 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 संतति। यह पेरेंट्स या जनक, क्या बोलेंगे इसको? जनक। जनक का मतलब, जनक में आगे दोनों माता और पिता, और इनसे बनने वाले जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं संतति या ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। तो यह जनन किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी जरूरी है कि अमर जीव किसे बोलते हैं? अमर जीव एक कोशिकीय जीव है, जैसे आपका अमीबा है, जो कि जिसमें कि द्विखंडन के द्वारा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। आप पहले चैप्टर के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में इसके क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी की बुक में जो दे रखे हैं इस टॉपिक से संबंधित, उनको कर लेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में आपसे बातचीत करूंगा।